नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। ये जन्म कुंडली एक बालक की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख आपको बता देता हूं, जन्म का समय, जन्म स्थान। आप इस जन्म कुंडली का निर्माण कर लीजिए। जन्म की तारीख है 14 सितंबर 2010 और जन्म का जो समय है वह है शाम 4:44 का भद्रेश्वर, हुगली, ये वेस्ट बंगाल में है। मैं जन्म काल के पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। बालक ने मंगलवार के दिन जन्म लिया है भाद्रपद मास में और शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को बालक का जन्म है। ब्राह्मण वर्ण का, राक्षसगण और ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण का जन्म है। ये ज्येष्ठा जो नक्षत्र है मूल संज्ञक नक्षत्र है। राक्षसगण वृश्चिक राशि, जल तत्व की यह राशि है, अर्ध जलीय राशि है। और लग्नेश बनते हैं इस कुंडली में कौन? तो वो बनते हैं शनिदेव। जाकर के कहां पर बैठे हैं? तो कुंडली के अष्टम में। अब गौर करिए तो कुंभ लग्न की कुंडली, वृश्चिक राशि, लग्नेश और राशि आपस में मित्र ग्रह नहीं है। और यहां गौर किया जाए तो ये वायु तत्वीय लग्न है और ये अर्धजलीय राशि है। अब देखा जाए तो कुंभ लग्न और अष्टम में लग्नेश का जाकर के बैठ जाना। अब वैसे देखा जाए तो कुंभ लग्न अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ लग्न है, प्रगतिशील है, स्वतंत्र विचारधारा वाला लग्न है। लेकिन लग्नेश जाकर के जब कुंडली के अष्टम में बैठते हैं तो ये जीवन में संघर्ष और उतार चढ़ाव की स्थिति की ओर इशारा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे अवयोग कहा गया है। अष्टम भाव के शनि वैसे तो जातक को जीवन काल में गहराई देते हैं, विचारवान बनाते हैं, अनुसंधानकर्ता बनाते हैं, लेकिन दीर्घकालिक परेशानी, संघर्ष और समस्याओं में भी डाल देते हैं। ऐसे जातक को जीवन काल में लगातार संघर्ष की ओर शनिदेव धकेल देते हैं। मैं सदैव कहा करता हूं कि जिनकी कुंडली के अष्टम में शनिदेव हैं उनसे जाकर के पूछिए, अष्टम के शनिदेव आयु वृद्धि तो कर देते हैं लेकिन मानसिक रूप से अशांत कर देते हैं। संघर्ष कुछ इस कदर बढ़ा देते हैं कि जातक त्राहिमाम कर लेता है। तो ही जन्म कुंडली के दूसरे भाव में यदि आप देखेंगे तो देव गुरु बृहस्पति हैं जो कि वक्र अवस्था में है। धनेश का धन भाव में स्वगृही होकर के बैठना, और वो भी कैसे हैं? तो कुंभ लग्न की कुंडली के लिए सर्वाधिक मूल्य प्रदायक ग्रह देव गुरु बृहस्पति को माना गया है। वो धनेश और लाभेश होकर के लाभ भाव में लग्नेश से दृष्टि संबंध बनाए हुए हैं। ये आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। शनिदेव की दृष्टि द्वितीय भावगत यहां पर गुरु पर पड़ रही है, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर देव गुरु बृहस्पति सामान्यतः भावनाश कर देंगे। सिद्धांत कहता है कि भाव कारक ग्रह यदि भाव में बैठा हो, पापक ग्रह से दृष्ट हो जाए तो भावनाश होगा। लेकिन यहां जवाब उल्टा है, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहां स्वयं लग्नेश ही देव गुरु को देख रहे हैं। तो लग्नेश की दृष्टि पड़ने से यहां कुटुंब के मध्य दूरी उत्पन्न होगी। ध्यान रखिएगा, यहां रिश्तों में दूरी जरूर होगी। घर से जातक को दूर जाना पड़ेगा, लेकिन धन के दृष्टिकोण से यह खराब नहीं है। धन के दृष्टिकोण से जातक के बुद्धि विचार के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाएगा। धन अर्जन की प्रक्रिया जो है थोड़ी धीमी जरूर रह सकती है शनि की दृष्टि के कारण, लेकिन बहुत बेहतर होगी। धन आगमन जातक के पास और धन संचयन दोनों होगा। तो वहीं जन्म कुंडली के पंचम में आप केतु को देख रहे हैं। मैं सारे ग्रहों की चर्चा एक बार आपको कर देता हूं क्योंकि बालक की कुंडली है, फिर इसके बाद इनके कुछ प्रश्न है उसकी चर्चा मैं करूंगा। तो पंचम में केतु को देखें तो पंचम का केतु शिक्षा की गति को थोड़ा धीमा कर देता है, जातक को रचनात्मक बनाता है, पर शिक्षा के मामले में अस्थिर कर देता है। पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है। और आने वाले दिनों में इस बालक को 2025 के अगस्त से केतु की ही दशा लगने वाली है, जो कहीं ना कहीं शिक्षा के मामले में अस्थिरता। हालांकि कमाल की बात बता दूं कि ऐसे बच्चों में आप एक चीज गौर करेंगे, अपना विषय छोड़ करके सब पढ़ेगा।
फिर आध्यात्मिक चर्चाएं, आजकल ज्योतिष की बातें हो रही हैं, बच्चे खूब देखते हैं तो ज्योतिष में इसकी रुचि जागेगी, मतलब विषय छोड़कर बाकी चीज़ों में इसकी खूब इच्छा जागृति होगी। तो ये केतु यही कराएंगे, मन भटकाएंगे। बाकी तरह तरह की चीज़ों में ऐसे बच्चों को कम उम्र में ही फिर वही तंत्र मंत्र साधना ज्योतिषीय बातें ये सब बड़ी अच्छी लगने लगेंगी। फलतः आगे चल करके थोड़ा संघर्ष भी बढ़ेगा, घर में इसके चलते कलह का वातावरण माहौल हो सकता है। सप्तम भाव में इस बालक की कुंडली में यदि आप देखें तो बुध और सूर्य की युति बनी हुई है, जहां पर बुध सूर्य की राशि में और सूर्य स्वगृही है। अब यहां एक चीज गौर करने वाली है कि कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से सप्तम भाव जो है यहां पर तुला राशि होती है। तो यहां पर सूर्य एक तरह से हैं स्वगृही, लेकिन नीच के समान ही स्थिति इनकी लगभग बन जाती है। हालांकि नौमांस में सूर्य चंद्रमा के साथ 12वें भाव में जाकर के बैठे हैं, मकर लग्न का नौमांस है। अब यहाँ सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति है, बुधादित्य योग, इसमें कहीं कोई संबंध नहीं, संशय नहीं है, परंतु इसका असर बहुत श्रेष्ठ में नहीं कहूंगा। साझेदारी हो, दाम्पत्य जीवन हो, कारण क्या है कि इस बुधादित्य पर राहु की भी दृष्टि पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये परेशानी दाम्पत्य जीवन इत्यादि में कलह का वातावरण भी बनाता है, अहंकार उत्पन्न कराता है। सूर्य क्या करते हैं, अहम उत्पन्न कर देते हैं। जातक के अंदर एक मन में एक जो विचार उत्पन्न होता है अहंकार का। तो वहीं इस जातक की कुंडली के अष्टम में शनिदेव की चर्चा आपने सुनी ली, संघर्ष बढ़ाते हैं। नवम में शुक्र मंगल की युति है, मैं इसको अच्छा मानता हूं, क्योंकि शुक्र इस कुंडली में देखा जाए तो सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं, और सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनकर के भाग्य भाव में स्वगृही होकर के बैठे। और किसके साथ बैठे हैं, तो मंगल के साथ। मंगल कौन है, तो मंगल इस कुंडली में तृतीय और कर्म के स्वामी होकर के जाकर के बैठे हैं। तो कर्मेश के साथ जाकर के कुंडली के धर्म भाव में धर्मेश के साथ बैठना ये जातक को भाग्यशाली बनाएगा। ये उच्च शिक्षा में भी सहयोगी होगा, यात्रा कराएगा। जातक देश विदेश की यात्रा कर सकता है, थोड़ा रोमांटिक स्थिति भी उत्पन्न होती है। भौतिक सुख सुविधाओं में ऐसा जातक विशेष रुचि लेता है, लेकिन विदेश से भी जुड़ करके धन सफलता हासिल करता है। तो वहीं दसम भाव में नीच का जो चंद्रमा है ये जातक को मानसिक रूप से अशांत रखेगा, कार्य क्षेत्र में अस्थिरता उतार चढ़ाव की स्थिति लाएगा, क्योंकि ये जो चंद्रमा है वो षष्ठेश होकर के जाकर के बैठा है। तो षष्ठेश का जाकर के दसम में बैठना खराब नहीं है, लेकिन एक तरह से प्रतियोगिता जैसे पीछा ही नहीं छोड़ेगी। हर दिन कुछ न कुछ संघर्ष उतार चढ़ाव जातक के जीवन काल में लगा ही रहेगा। तो ये स्थिति थोड़ा सा संघर्ष अधिक कराने वाली है। हाँ, ये अलग बात है कि संघर्ष के बाद जातक को सुरक्षा मिलेगी, सफलता मिलेगी, पर संघर्ष बढ़ेगा। अब इस मामले में सबसे जरूरी है कि जातक बेहद सकारात्मक होकर के जब कदम उठाए तो जीवन फिर सुरक्षित रहेगा। और एकादश में राहु का होना ठीक है, धन समाज मित्र हर जगह से लाभ जातक को मिलता है। यह स्थिति जातक के लिए अच्छी मानी जाएगी। अप्रत्याशित लाभ की स्थिति इसके लिए मानी गई है। विदेश से भी धन जातक को प्राप्त होता है। थोड़ी अस्थिर स्थिति जातक के जीवन में होगी, तब भी अप्रत्याशित लाभ, अचानक लाभ की संभावना जातक के जीवन काल में बनी रहेगी। अब यहां पर जातक के माता पिता ने ये कुंडली की ग्रह स्थितियां थी जो कि मैंने आपके सम्मुख रख दी। मैं यहां पर कुछ बातें और आपको बताना चाहता हूं जिसे आप जरूर समझ लीजिएगा एक बार। अगर आप चलित को एक बार देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा चलित में ये सूर्य जो है अष्टम का फल दे रहे हैं। सूर्य और शनि का संबंध अष्टम में बन रहा है। ये कहीं ना कहीं पिता के साथ जातक के विचारों में अनबन या मतभेद की स्थिति वो वैसे भी सिद्ध हो रहा है। सूर्य के स्थिति को अगर देखें तो थोड़ी कमजोर स्थिति मानी जाएगी और पिता के साथ अनबन या मतभेद की स्थिति को यह प्रदर्शित करता है। साथ ही साथ इस बच्चे की कुंडली में एक पॉइंट जो है इस कुंडली में सबसे ज्यादा विचारणीय है। अगर आप मेरे दर्शक हैं तो इस पॉइंट को नोट करके चलिए। क्या वो है इस बच्चे की कुंडली में दशा। मैं हमेशा कहा करता हूं कि कुंडली की ग्रह स्थितियों पर भी कई बार दशा का जो प्रभाव है ना वो सर्वोपरि दिखाई पड़ता है। अब गौर करिए तो बुध की 17 साल की दशा। अब किस लग्न का ये बालक है, कुंभ लग्न का बालक है। कुंभ लग्न की कुंडली में अब तक इस बच्चे को 2025 के अगस्त तक 17 साल की ये दशा होती है, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र में बुध के ही नक्षत्र में पैदा लिया है। अब बुध के नक्षत्र को पार करके केतु थोड़ा अस्थिर रखेगा, इसके बाद इसको शुक्र की दशा लग जाएगी। अब आप गौर करिए तो शुक्र की दशा का इस बच्चे के जीवन काल में लगना कहीं ना कहीं इस बच्चे के जीवन के लिए बेहद सहयोगी स्थिति उत्पन्न करेगा। मैं एक बार और आपको यह भी बता देता हूं कि ये जो शुक्र की दशा है इस बच्चे के लिए कब आने वाली है। तो गौर करिए तो शुक्र की दशा इसको 21वें वर्ष में लग जाएगी, जब ये 21 वर्ष का होगा सन 2032 में। और वहां से लेकर के जब तक ये बालक 41 वर्ष का नहीं हो जाता तब तक इसको शुक्र की दशा चलने वाली है। अब गौर करिए तो शुक्र की दशा जो कि इस कुंडली की सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशा होगी और 21वें वर्ष से लेकर के जातक 41वें वर्ष तक चलेगी। 20 साल की वो दशा वो जबरदस्त होगा, क्योंकि शुक्र यहां पर अगर आप देखें तो स्वगृही दिखाई पड़ते हैं। हालांकि एक माइनस पॉइंट यहां है और वो है क्या कि नौमांस में शुक्र मकर राशि में है। मकर राशि में शुक्र को बहुत अच्छा या कुंभ में बहुत अच्छा नहीं माना गया है, पर इसके बावजूद इस लग्न के सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं। फलतः शुक्र की दशा इस बच्चे के लिए बहुत श्रेष्ठ होगी।
अब माता पिता ने इस बच्चे के लिए जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि आने वाली दशाएं, जिसकी चर्चा अभी हो गई, आने वाली दशाएं कम से कम शुक्र तक यानी 41 वर्ष तक बच्चे के कहीं कुछ सोचना नहीं है। इसके बाद जो सूर्य चंद्रमा मंगल की दशा आएगी उस समय जरूर विचारणीय होगा। सूर्य चंद्रमा मंगल इस कुंडली के कारक ग्रह नहीं है और उस दशा में थोड़ा सा जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अब ये उस समय की परिस्थिति के आधार पर ही तय किया जाएगा कि ये समय कैसा होगा, लेकिन अभी 41 वर्ष तक अभी कुछ भी नहीं सोचना, दशा इस बच्चे की ठीक है। प्रश्न है कि अभी ये बालक 8वीं क्लास में है और आगे इनकी पढ़ाई के बारे में माता पिता ने पूछा है कि इनकी शिक्षा कैसी रहने वाली है। अब देखिए, शिक्षा के लिए इन्होंने कहा है कि 10th क्लास में अभी ये पढ़ रहे हैं और इन्होंने पूछा कि किस सेक्टर में इनको पढ़ाई करनी चाहिए, इंग्लिश ऑनर्स कर लें या कोई और विषय ये ले लें जिससे इनका जो भविष्य है वो भविष्य के लिए उचित हो या भविष्य पर उसका श्रेष्ठ प्रभाव पड़े। यहां मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए जो केतु की दशा आ रही है इसका मूल काम पढ़ाई में लगना है, पढ़ाई को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, पर यह भटकावा बहुत ज्यादा देता है, भटकाता बहुत है। मैंने प्रायः देखा है कि बच्चे के लिए राहु की दशा तो शिक्षा तबाह कर देती है। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां एक सूत्र आप लोगों को समझा देता हूं बाकी के दर्शकों के लिए कि राहु की दशा शिक्षा तबाह कर देती है, पर केतु की दशा बाल्यकाल में बच्चे को मूल पढ़ाई छोड़ करके बाकी चीजों में लगने के लिए प्रोत्साहित करती है। फिर भी इस बच्चे की कुंडली में उच्च शिक्षा का स्वामी उच्च शिक्षा भाव में यानी शुक्र बैठे हुए हैं और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति स्वगृही द्वितीय भाव में बैठे हैं और दशा इसको ठीक है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से मैं समझता हूं कि वैसे तो ये जातक बहुत ज्यादा आध्यात्मिक फील्ड की ओर भागने लगेगा, मन इसका आध्यात्म की ओर, शोध की ओर बहुत जाएगा। तो जितने भी शोध से संबंधित, गहन अध्ययन से संबंधित जो विषय हैं उनके लिए बढ़िया है। और बाकी रही बात इंग्लिश के लिए, तो बिल्कुल इंग्लिश है, सोशल साइंस है, कॉमर्स का फील्ड भी है, आर्ट का फील्ड भी इस बच्चे के लिए बहुत बढ़िया है। तो इन फील्डों में जाए। और आईटी फील्ड को मैं बहुत बेहतर नहीं कहूंगा, तो आप इन्हीं फील्डों में जाइए। इंग्लिश के फील्ड में अगर जाना चाहते हैं ये भी आपके लिए बढ़िया है, इधर आपको सफलता मिलेगी, स्थिरता मिलेगी। अब अगला प्रश्न है कि इनके भविष्य के बारे में बताइए, इनकी नौकरी कब और किस उम्र में लगेगी। शुक्र की दशा में सूर्य का अंतर इस बालक को लगभग 24 से 25वें वर्ष में लग रहा है, वहीं पर इसकी कुंडली में नौकरी लग सकती है। कुंभ लग्न की जो कुंडली होती है उसमें नौकरी और व्यापार दोनों में जातक को सफलता मिलने की प्रबल संभावना देखी जाती है, क्योंकि यह लग्न अपने आप में श्रेष्ठ है। परंतु यहां पर एक बात ध्यान से सुनिए, इस बच्चे की कुंडली में लग्नेश कहां पर बैठे हैं, तो अष्टम में जाकर के बैठे हैं। अब इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि देवगुरु की दृष्टि से और गुरु की दृष्टि यहां पर जो बनी हुई एक दूसरे से, ये अच्छी है, जातक की आयु के लिए बहुत अच्छी है, रिसर्च फील्ड के लिए तो ये कमाल की कुंडली है। लेकिन यह बात सदैव ध्यान रखना है कि जातक के जीवन काल में ये शनि संघर्ष भी उत्पन्न करेंगे और उसके पीछे का बड़ा कारण है ये शनि सीधी अपनी तीसरी दृष्टि कर्म भाव और साथ ही साथ कर्म भावगत चंद्रमा, जिनका स्वभाव है घटना बढ़ना, जिनका स्वभाव है घटना बढ़ना, चंद्रमा एक जैसी स्थिति में नहीं रहते हैं। फलतः कार्यक्षेत्र में भी ये परेशानी साफ साफ देखने को मिलेगी, अस्थिरता का होना। फलतः इस जातक को पहले तो नौकरी में ही जाना चाहिए, नौकरी ही करनी चाहिए, साथ ही साथ कुछ साइड व्यापार के बारे में भी सोचे। अगर इस बच्चे की जिंदगी को, भी तो छोटा है लेकिन जब भी इस बच्चे की जिंदगी को सुरक्षित हमें चलाना है तो हमें दोनों ही काम कराने होंगे, नौकरी भी करो और साथ ही साथ कुछ न कुछ अपने साइड व्यापार के रूप में भी करो, ताकि इनकम के सोर्स अलग से भी जनरेट होते रहें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो परेशानी बढ़ेगी। एक और बात, इस बच्चे की कुंडली में अगर देखा जाए तो भाग्य भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, जो कि ऑलरेडी इसको जीवन काल में हर तरह का सुख, भौतिक सुख, भाग्य प्रदान करने वाले हैं। गति थोड़ी धीमी रहेगी, यह बात सदैव ध्यान में रखना है। यह जातक अगर चंद्र कुंडली का आप निर्माण करते हैं तो चंद्र कुंडली में चंद्रमा पर सीधे शनि की दृष्टि पड़ रही है तीसरी, तो गति थोड़ी धीमी रहेगी, लेकिन इसके काम सारे बनेंगे। तो उसके मामले में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती, धीमी गति से ही सही पर सफलता इसको मिलेगी। अब देखा जाए तो इस बच्चे के जीवन काल में मैं मान के चलता हूं कि 27-28 वर्ष का जो समय होगा वो बेहद श्रेष्ठ समय होगा। शुक्र की दशा चल रही होगी, उस दौरान ये अपने चरम पर होगा और उसी समय जितनी ये मेहनत करे उतनी सफलता हासिल कर सकता है। और बाकी जैसा मैंने कहा कि इस बालक का जो मुख्य गुण है वो शोध में है, रिसर्च में है। अब रही बात, माता पिता ने पूछा है कि 1 वर्ष के जब ये थे तो इनको डस्ट से, धूल कण से दिक्कत थी और इनको अस्थमा की बीमारी थी, डॉक्टर के संपर्क में हैं, क्या ये बीमारी कभी ठीक होगी, आगे कोई एक्सीडेंट होने की संभावना। अब देखिए, एक्सीडेंट का भाव कुंडली का षष्ठ है और षष्ठ भाव ही रोग का भी है। यहीं पर चंद्रमा बैठे हैं जो कि नीच राशि में बैठे हैं, पूर्णतः ये रोग खत्म कभी नहीं होगा।
संभवतः कई बार ऐसी स्थिति में ये रोग जातक की माता इत्यादि निहाल पक्ष में भी कई बार देखने को मिल गया है कि उनको भी रहा है और जातक में ट्रांसफर हो गया। जेनेटिक ये बीमारी एक तरह से आ जाती है। ये पूर्णतः ठीक होने वाला नहीं है, पर नियंत्रित रहेगा। लेकिन फिर भी जब जब मौसम चेंज होगा, क्योंकि चंद्रमा रोगेश हैं और शनिदेव अष्टम में जाकर के बैठे हैं, अब शनिदेव लग्नेश हैं। परंतु ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, बीते दिनों एक सूत्र मैंने आपको समझाया था कार्यक्रम में कि शनिदेव मारक की स्थिति में कभी आ जाएं तो वो इतने प्रबल मारक बनते हैं कि वो लग्नेश होकर के भी अपना गुणधर्म भूल जाते हैं और मार्केश वाला गुणधर्म अपना लेते हैं। तो वो षष्ठेश को देख रहे हैं। फलतः ये रोग की जो स्थिति है, कफजन्य रोग, धूल या डस्ट से जो परेशानी वो रहेगी। अब धूल डस्ट से जो परेशानी है वो एलर्जी है। अब उस एलर्जी का स्वामी बुध जाकर के कुंडली के सप्तम में राहु की दृष्टि से दृष्ट होकर के बैठा है। तो कमोबेश स्वास्थ्य की ये परेशानी तो रहेगी। हालांकि कई बार ये भी देखने में आया है कि ये जो अस्थमा या इस तरह के जो शिकायतें हैं वो 23-24 मूलतः चंद्रमा का समय समाप्त हो जाए, 22-23 वर्ष की उम्र हो जाए तो उसके बाद धीरे धीरे नियंत्रण में आ जाती है। तो नियंत्रण में आ जाएगी, पूर्णतः खत्म होता नहीं दिखता मुझे। और बाकी आपने जैसा पूछा है कि आगे कोई एक्सीडेंट, अब देखिए षष्ठ भाव पर कोई ऐसे विशेष प्रबल दुर्घटना कारक ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। गुरु की दृष्टि यहां षष्ठ और षष्ठेश दोनों पर है। ये एक बहुत अच्छी स्थिति है, जिसके चलते मैं ये मान के चलता हूं कि अगर सही इलाज इस बच्चे का होता रहे, डॉक्टर की देखरेख में रहे, तो जरूर ये रोग नियंत्रित हो जाएगा। नियंत्रण होना ही चाहिए। बाकी विवाह किस उम्र में होगा, वैवाहिक जीवन कैसा होगा, ये जातक जन्म लग्न से तो नहीं पर चंद्र लग्न से मांगलिक है। और मैं आपको बता दूं कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो सप्तम भाव में ही बैठा हुआ है। एक दूसरा, राहु की दृष्टि सप्तमस्थ सूर्य बुध पर पड़ रही है। यह दांपत्य जीवन में कलह और परेशानी की स्थिति को प्रदर्शित करता है। अब देखा जाए तो इस जातक के दांपत्य जीवन को मैं बहुत सुखद तो नहीं कहूंगा, यहां परेशानियों की चर्चा है। आगे चलिए, शुक्र मंगल की युति भी कई बार भटकाव की बात करता है, इधर उधर जीवन काल में भटकाता रहता है। पर अब गौर करना है कि इस बालक का जो विवाह दिखा रहा है जन्मस्थान से दक्षिण पूर्व की ओर दिखा रहा है, साउथ ईस्ट। अब ये माता पिता पर निर्भर करता है कि सही चुनाव वो करें, कुंडली मिलाकर के विवाह करें। और मैं मान करके चलता हूं कि 27 से 28वें वर्ष में इस जातक का विवाह इस कुंडली के हिसाब से है, उसी दौरान करना होगा। चंद्र मांगलिक है, पर बाकायदा कुंडली मिलाकर के ही करिएगा, तभी जाकर के दांपत्य जीवन में स्थायित्व आएगा, दांपत्य जीवन सुखद होगा। अन्यथा सप्तम का सूर्य भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया अहंकार की स्थिति उत्पन्न करता है। सप्तमस्थ बुध पर राहु की दृष्टि यह भी दांपत्य सुख को बाधित करता है। तो दांपत्य जीवन में थोड़ी परेशानी रहेगी, दांपत्य जीवन को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। अच्छी बात यह है कि जब इस बच्चे का विवाह हो रहा होगा तब शुक्र की दशा होगी। अब उस दौरान अगर कहीं ये जिद कर ले कि नहीं अपने मन से ही विवाह करूंगा, हालांकि इसकी कुंडली में ऐसा है नहीं, है माता पिता की मर्जी वाला ही विवाह, पर अगर इसने जिद कर लिया कि नहीं अपनी मर्जी से ही मैं विवाह करूंगा, बिना कुंडली मिलाए इसने अगर विवाह कर लिया तो तकलीफ आ सकती है। और अगर ऐसा नहीं है, कुंडली मिलाकर के विवाह होता है, तो फिर चिंता की आवश्यकता नहीं। दांपत्य जीवन लगभग सुखद है, उसमें थोड़ी बहुत परेशानी तो रहनी ही रहनी हो, तो मैं पहले बता चुका हूं, कुंडली मिलाकर के करना होगा विवाह। बाकी भविष्य में जातक का नेचर कैसा होगा, अपने माता पिता के साथ संबंध कैसा होगा, नेचर के बारे में मैं बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं। जो लग्न है प्रगतिशील लग्न है, स्वतंत्र विचारों वाला है, आप इस पर दबाव नहीं डाल सकते। दार्शनिक है, दार्शनिक विचारधारा का है। और जैसा मैंने कहा, द्वितीय भावगत गुरु पर शनि की दृष्टि है, संभव है धन कमाने के लिए जातक को दूर जाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आजकल हर किसी को घर से दूर जाना पड़ता है, इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। बाकी आने वाले दिनों में शुक्र की दशा इस बच्चे के लिए मैं बहुत अच्छा देख रहा हूं। नवम भाव में दसम पति जाकर के कुंडली के नवम में और नवम भाव में शुक्र मंगल की युति, सबके साथ इसके संबंध को मैं ठीक ही देख रहा हूं। एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं, है तो बालक राक्षस गण का, जिसके चलते थोड़ा क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव का होगा, लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा ठीक है, सबके साथ घुल मिल करके रहेगा, जुड़ के रहेगा, उसके लिए ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर माता पिता की कई बार इच्छा होती है कि बच्चा उनके साथ जुड़ा रहे, वो उनके साथ उससे जुड़े रहें, तो ये बच्चे के लिए भी तकलीफ दे होगा और आप लोगों के लिए भी होगा। इसका चंद्रमा नीच राशि में बैठा हुआ है, नीच भंग अलग विषय है, नीच राशि में बैठा हुआ है और सूर्य भी कमजोर स्थिति में है। मेरी राय है, क्योंकि षडबल में इसके शनि सबसे बलवान है, लग्नेश बलवान है, लेकिन वो संघर्ष और उदासीनता भरेंगे। बहुत अधिक करीबी इस बच्चे के लिए माता पिता की मैं बहुत अच्छा नहीं समझता हूं। तो आप लोग इससे थोड़ी दूरी बना करके रखिए। समय समय पर, वक्त वक्त पर, जब जब समय ऐसा है कि आप इसको कुछ समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, बताइए। एक नंबर 2, लग्न इसका 10 अंश पर है, अपने आप में लग्न बहुत बलवान है। और शनि भी यदि देखें आप तो इस कुंडली में 11 अंश पर शुक्र को अगर आप नजर डालेंगे तो शुक्र 10 अंश, 10 का 10 अंश पर ही है। तो लग्नेश और भाग्येश बिल्कुल सेम अंश पर होना। और एक और चीज आप गौर करेंगे इस कुंडली में कि हर ग्रह, हालांकि यहां पर कुछ ग्रह ऐसी स्थिति में हैं जिन्हें हम मृत ग्रह की भी संज्ञा देंगे, जिसमें एक सूर्य आपको दिखाई पड़ेंगे, यहां पर गुरु भी 5 अंश पर मृत अवस्था के हैं, लेकिन इसके बावजूद लग्न और भाग्येश दोनों का अंश बहुत करीब होने के चलते, एक ही अंश पर 10 अंश पर होने के चलते
ये जातक है भाग्यवान, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। एक चांदी का कड़ा इस बच्चे को धारण कराया जाए, हनुमान जी की आराधना इससे कराई जाए, हनुमान चालीसा का नित्य 3 पाठ करे, भुवन भास्कर को नित्य अर्घ दे, हो सके तो रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करे। पिता के साथ ये बालक जितना हो सके अपना संबंध मधुर रखे, माता की आज्ञा का पालन करे और प्रत्येक सोमवार को शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर दूध अर्पित करे। इससे इस बच्चे को अवश्य फायदा मिलेगा। आने वाले दिनों में केतु की दशा आ रही है, केतु की दशा में कुत्ते को, बाहर के जो कुत्ते घर में पालने की कभी मैंने सलाह न दी है न दूंगा, बाहर जो दिखाई पड़ते हैं उनको कुछ खाने पीने के लिए जो उनके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह न हो ऐसी चीज दे तो उससे और फायदा इसको मिलेगा। बाकी इस बच्चे की कुंडली में इसको जो सीखना है वो एक ही चीज सीखना है कि संघर्ष से भागना नहीं है। शनिदेव अष्टम में न्याय करते हैं और एक ही चीज देते हैं, जितना आप संघर्ष करोगे उतनी सफलता आपको मिलेगी। तो संघर्ष से आप पीछे मत हटिए। बाकी ये कुंडली ठीक है, कहीं कोई चिंता नहीं करनी है। उपाय के तौर पर और कोई विशेष उपाय इस कुंडली के लिए नहीं है और न किसी उपाय की आवश्यकता है। बस एक चांदी का कड़ा पहन करके बालक रखे, उसी से सब कुछ हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आप इस जन्म कुंडली के संबंध में यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट में आपका स्वागत है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।